आप सभी को नमस्कार। प्रहलाद, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। आधुनिक भारत का इतिहास का आज ये 10वां वीडियो है, जिसमें आज हम लोग प्रमुख जनजातीय और नागरिक जो विद्रोह हुए थे उनको पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने 57 की क्रांति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्यों हुई, क्या कारण थे उसके बाद क्या प्रभाव है भारत में पड़ा, भारतीयों ने क्या उसका महत्व सीखा, वो हम लोगों ने 57वीं क्रांति में देखा था। ठीक है, और एक पील कमीशन बनता है और 57वीं क्रांति की जांच करने के लिए बाद में 2:1 में जो है बांट दी गई थी जो सेना थी। पहले ये 5:1 का था। ठीक है, तो आज हम जो कुछ अन्य विद्रोह हैं उनको देखेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको हमने जनजातीय और नागरिक विद्रोह में इनको बांटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये अन्य प्रमुख विद्रोह आते हैं 57वीं क्रांति का, इसको हमने बांटा है नागरिक और जनजातीय विद्रोह में बांटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे नागरिक विद्रोह की। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला आएगा आपका वो आएगा सन्यासी विद्रोह। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह जो है ये 1763 में होता है। ठीक है, और ये बंगाल में होता है। ठीक है, बंगाल का क्षेत्र था। 1763 में बंगाल में होता है आपका सन्यासी विद्रोह। और जो अंग्रेजी राज था उसके खिलाफ ये सन्यासियों ने यहाँ पर विद्रोह किया था। और ये लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे। ठीक है, शंकराचार्य के अनुयायी थे। और जो शंकराचार्य के अनुयायी थे 10 संप्रदाय में बटे थे। उन्हीं में से एक था ये गिरि संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? गिरि संप्रदाय था ये। ठीक है, और इस सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व मोहनगिरी व भवानी पाठक कर रहे थे। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व मोहनगिरी व भवानी पाठक कर रहे थे। और ये जो विद्रोह था इसको जो समाप्त किया गया वो किया गया आपका हेस्टिंग्स द्वारा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह को समाप्त किया था। और जो नेतृत्व कर रहे थे वो आपके मोहनगिरी और भवानी पाठक थे। ठीक है, 1763 में होता है बंगाल में सन्यासी विद्रोह। और जो कर रहे थे ये जो सन्यासी लोग थे अंग्रेजी राज के खिलाफ कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि कारण क्या था कि जो तीर्थ यात्रा कर थे उनसे असंतुष्ट थे सन्यासी लोग। तो अर्ध सामंती लोग भी इसमें शामिल थे। कुछ किसान थे, विघटित सिपाही थे, कुछ जमींदार थे और कुछ धार्मिक नेता इस सन्यासी विद्रोह में शामिल थे। ठीक है, और 1763 में आपका चल रहा था। और लगभग ये आपका 1763 से 1800 ईस्वी तक आपका चलता है। ठीक है, कब तक चलता है आपका ये? 1763 से लेकर 1800 तक आपका ये सन्यासी विद्रोह चलता है। बंगाल में चल रहा होता है। मोहनगिरी भवानी पाठक इसका नेतृत्व करेंगे। समाप्त करता इसका वॉरेन हेस्टिंग है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें जो मेन सन्यासी हैं ये गिरि संप्रदाय के हैं और ये लोग शंकराचार्य जी के अनुयायी थे। ठीक है, और दबाने का श्रेय इसको ये जो विद्रोह है इसको दबाया किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने इसको दबाया था। और जो सन्यासी विद्रोह का हमको जो वर्णन मिलता है ये मिलता है हमको आनंद मठ में। किसमें मिलता है? आनंद मठ में हमको इसकी जानकारी मिलती है। और ये लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है आनंद मठ को। ठीक है, इसी में हमको जानकारी मिलती है सन्यासी विद्रोह के बारे में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इतना। चलिए अगला देखते हैं फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह ये आपका लगभग 1776 से लेकर ये 77 तक चलता है आपका ये फकीर विद्रोह। ठीक है, प्रमुख नेता है इसमें मजमुन शाह। ये मजनू शाह या मजमुन शाह और चिराग अली इसमें। ठीक है, मजमुन या मजनू शाह और चिराग अली यहाँ पर नेता थे इसके। और ये एक धार्मिक विद्रोह था। ठीक है, कैसा विद्रोह था? धार्मिक विद्रोह था। ठीक है, फकीर जो विद्रोह हुआ 76 से 77 के बीच में होता है। और मजमुन शाह और चिराग अली। ठीक है, मजनू शाह को कहीं पर क्या लिखा हुआ है? मजमुन शाह भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका अहोम विद्रोह। ठीक है, अहोम विद्रोह ये आपका 1828 से प्रारंभ होता है और लगभग 1833 तक आपका ये विद्रोह चलता है। और ये जो क्षेत्र था असम का अहोम का जो क्षेत्र असम था, असम का ये जो पुराना नाम है अहोम बोलते हैं असम को। ठीक है,
और वहाँ का जो अभिजात वर्ग था वो इसमें शामिल नेतृत्व कर रहा था, जिनमें आपके गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार 2 व्यक्ति हैं। इनके द्वारा अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा था। कौन कौन? गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। ठीक है। अब होता क्या है, क्यों होता है, 24 में बर्मा युद्ध होता है 1824 में, तो अंग्रेजों ने वापस लौटने का अपना वचन पूरा नहीं किया और बर्मा के दक्षिणी भाग को अपने अधीन कर लेते हैं लोग। ठीक है। बर्मा का दक्षिणी हिस्सा था उस पर, बर्मा यानी कि म्यांमार के आधे दक्षिणी हिस्से पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और अहोम प्रदेश को भी अपने राज्य में शामिल करने का प्रयास किया, अहोम यानी असम को। ठीक है। अब इस कारण वहाँ क्या होता है, विद्रोह पनप जाता है। ठीक है। तो 1828 में अहोम के लोग क्या करते हैं, गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर देते हैं। किसको? इन गोमधर कुंवर नामक व्यक्ति को क्या करते हैं, अपना राजा घोषित करते हैं अहोम के लोग। ठीक है। और रंगपुर पर चढ़ाई करने की योजना बनाते हैं लेकिन असफल रहते हैं। ठीक है। बाद में जो ये गोमधर कुंवर हैं आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है। और फिर 1830 में क्या होता है, इसके साथ में ही दूसरे विद्रोह की योजना बनती है रूपचंद्र कोनार के नेतृत्व में। ठीक है। पहला विद्रोह इसमें अहोम वाला होगा राजा गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, लेकिन बाद में ये आत्मसमर्पण कर देंगे। फिर 1830 में इसी में दूसरा अहोम विद्रोह होगा। ठीक है। और रूपचंद्र कोनार क्या करेंगे, को जो है राजा बनाया जाएगा जो वहाँ के लोग हैं, और बाद में इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। और बाद में फिर जो ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ पर शांतिमय एक वातावरण बना देती है। और 1833 में जो असम के महाराज थे पुरंदर सिंह, असल में जो मेन वहाँ के राजा थे पुरंदर सिंह, इनको क्या कर देंगे, उत्तरी असम इनको दे देंगे। ठीक है। तो समझौता कर लेते हैं अंग्रेज यहाँ पर, पुरंदर सिंह जो मेन राजा हैं असम के, उनको उत्तरी असम दे दिया जाता है और बाद में विद्रोह भी समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो मेन कारण क्या था, 24 में बर्मा जब युद्ध होता है तो उस समय वहाँ से लौटने के अपने वचन को पूरा नहीं करते हैं अंग्रेज और म्यांमार के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर बैठते हैं। और स्टार्टिंग में गोमधर कुंवर नेतृत्व कर रहे होते हैं, बाद में फिर रूपचंद कोनार आते हैं। फिर अंतोगत्वा इसमें क्या होता है कि जो वहाँ के महाराज हैं असम के, ठीक है, कौन है, महाराज पुरंदर सिंह, जो पुरंदर सिंह हैं, इनको उत्तरी असम का क्षेत्र दे दिया जाता है और इस प्रकार विद्रोह को समाप्त कर देते हैं अंग्रेज। ठीक है। अगला विद्रोह देखते हैं, पागलपंथी विद्रोह। कौन सा? पागलपंथी विद्रोह। ये 1813 से स्टार्टिंग होता है, लगभग 1831 तक आपका विद्रोह चलता है। ठीक है। 1813 से लेकर 1831 तक आपका ये पागलपंथी विद्रोह चलेगा। इसमें जो क्षेत्र है बंगाल है और नेतृत्व करता टीपू मीर। यहाँ पे कौन है? टीपू मीर है। एक तरह से अर्ध संप्रदाय था पागलपंथ। ठीक है। और उत्तरी बंगाल में करमशाह इसको चलाते हैं। उत्तरी बंगाल में कौन चलाएगा इसको? करमशाह चलाएंगे इस पागलपंथी विद्रोह को। और बाद में इन्हीं करमशाह का पुत्र होगा टीपू। जो टीपू मीर है, ये धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से क्या थे, प्रेरित थे। जमींदारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध इन्होंने क्या किया, 13 में विद्रोह कर दिया टीपू मीर ने। ठीक है। और 25 में क्या होता है, इसमें 1825 के मध्य में क्या होगा, ये जो टीपू मीर होंगे ये क्या कर लेंगे, शेरपुर, बंगाल में कोई जगह है वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं और वहाँ के राजा बन जाते हैं। 1831 में कंपनी जो है इन लोगों का सफाया कर देती है और टीपू बाद में जींद चले गया, हरियाणा। ठीक है। और वहीं 52 में इसकी हो जाती है मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो 1813 से 1831 तक आपका ये चलता है पागलपंथ वाला विद्रोह, 1831 तक चलेगा। बंगाल में इसको करमशाह चलाते हैं, बाद में उनका पुत्र बंगाल में चलाएंगे इसको करमशाह, बाद में उनका पुत्र टीपू चलाएगा। 25 में आपका शेरपुर पर कब्जा कर लेगा, राजा बन जाएगा ये आपका करमशाह टीपू। और लेकिन बाद में इन सबका सफाया कर देते हैं अंग्रेज और चले जाते हैं जींद चले गए। ठीक है। अगला आंदोलन है फरेजी आंदोलन आपका। ठीक है। कौन सा? अगला है आपका फरेजी आंदोलन। ठीक है। ये आपका 1820 से 1858 तक चलता है फरेजी आंदोलन। ठीक है। और इसका क्षेत्र भी आपका बंगाली है, नेतृत्व करता दादू मीर। ठीक है। पागलपंथ के आपके हो गए टीपू मीर और फरेजी के हो गए दादू मीर। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है।
अब बंगाल में फरीदपुर के निवासी हैं हाजी, ये हाथी लिखा गया है, ये हाजी यहाँ पर है, हाजी, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह इस संप्रदाय के अनुयायी थे, फरेजी के, और जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ था ये आंदोलन, फरेजी आंदोलन। जो जमींदार किसानों का शोषण कर रहे थे उसके खिलाफ ये फरेजी आंदोलन चल रहा था। असल में था क्या, ब्रिटिश सरकार को ये लोग यहाँ से निकालना चाहते थे बंगाल से, और वहाँ पर मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहते थे, ठीक है, ये इनका उद्देश्य था। और जो हाजी शरीयतुल्लाह हैं, इनके पुत्र मोहम्मद मोहसिन जो दादू मीर के नाम से प्रसिद्ध होंगे, ठीक है, इन्हीं शरीयतुल्लाह का पुत्र होगा मोहसिन, जिसको दादू मीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या करेंगे ये, यहां पर एक आंदोलन चलाएंगे, इसका नाम है करबंदी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, करबंदी आंदोलन चलाते हैं ये लोग, ठीक है। और जमींदारों की जो जमींदार थे जो जबरदस्ती वसूली करते थे उसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। दादू जो मीर हैं इन्होंने नारा दिया, समस्त भूमि का मालिक खुदा है। कौन है, खुदा है, ठीक है, इन्होंने नारा दिया। तो इस तरह से बाद में ये आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा आपका धीरे धीरे। जो फरेजी आंदोलन ही है ये आपका बहावी दल में शामिल हो जाएगा, ठीक है। जो नेता होंगे इसके सब बहावी आंदोलन में आ जाते हैं। तो बात करते हैं बहावी आंदोलन की अगली। 1830 में पटना में ये बहावी आंदोलन शुरू होता है और ये 1830 से लेकर 1860 तक चलता है आपका बहावी आंदोलन, ठीक है। और 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या होगा, यहाँ पर बहावी आंदोलन क्या करे, टक्कर देगा अंग्रेजों को, ठीक है। और रायबरेली के जो सैयद अहमद हैं अरब के अब्दुल बहा से प्रभावित थे, ठीक है। और रायबरेली यहाँ पर जो बहावी आंदोलन है इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं सैयद अहमद बरेलवी कर रहे हैं, ठीक है। कौन कर रहे हैं, सैयद अहमद बरेलवी कर रहे हैं, ठीक है। और ये रायबरेली के रहने वाले थे, ठीक है। और अरब का जो अब्दुल बहाव है उस आंदोलन से प्रभावित थे, परंतु जो इन पर प्रभाव पड़ा दिल्ली के एक संत शाह अली उल्लाह का इन पर प्रभाव था, ठीक है। और इसलिए इस आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वली उल्लाह आंदोलन के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। किसको, बहावी आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी। और जो ये प्रभावित थे किससे थे, ये शाह अली उल्लाह से प्रभावित थे, इसलिए इस बहावी आंदोलन का नाम पड़ा वली उल्लाह आंदोलन, ठीक है। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस्लाम में जो सुधार हो रहे थे उसके खिलाफ थे ये, ठीक है। और जो मोहम्मद साहब के समय का इस्लाम था उसको पुनः स्थापित करना चाहते थे, ठीक है। तो बाद में इन्होंने सिथाना, उत्तर पश्चिमी कबायली प्रदेश था सिथाना, उसको अपना प्रमुख केंद्र बनाया। और भारत में किसको बनाया, पटना को बनाया, ठीक है। अब इनका असल में उद्देश्य क्या था, काफिरों के देश को दारुल हर्ब यानी कि मुसलमानों के देश में और दारुल इस्लाम अर्थात में बदलना था, ठीक है। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में, काफिरों के देश को मुसलमानों के देश में इनका बदलने का उद्देश्य था। और पंजाब में सिखों के विरुद्ध इन्होंने जिहाद की घोषणा भी की थी, ठीक है। 1830 में क्या कर लेंगे, पेशावर पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन बाद में इनसे छीन लिया जाता है। और 1831 में ये युद्ध में मारे जाते हैं, ठीक है। और बाद में क्या होता है, जब यहाँ पर भारत में क्या होता है, पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय हो जाता है, तो भारत के समस्त प्रदेश क्या होते हैं उस समय इनके अंग्रेजों कब्जे में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये भी आंदोलन समाप्त हो गया आपका। और एक सांप्रदायिक आंदोलन था, मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन था बहावी आंदोलन, ठीक है। और स्वरूप क्या था, सांप्रदायिक था ये पूरा एक तरीके से। अगला बात करते हैं कूका आंदोलन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका चलेगा भैया 1840 से लेकर 1872 तक आपका एक कूका आंदोलन चलता है। कहाँ चलता है, फिरोजपुर पंजाब में चलेगा, ठीक है। कूका चलेगा पंजाब में, ठीक है। इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं भगत जवाहर मल, इनका जो नाम है असल में छोटा नाम सेन साहब, जो इनका उपनाम है सेन साहब। भगत जवाहर मल कूका आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होते हैं। अब इनका असल में उद्देश्य क्या था यहाँ पर, कि जो सिख धर्म में बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, उनको दूर करना इनका उद्देश्य था। और दूसरा क्या था
बाद में ये जो आंदोलन था ये इसका जो उद्देश्य होगा राजनीतिक हो गया, ठीक है। और क्या उद्देश्य हो गया, पंजाब से अंग्रेजों को बाहर निकालना इसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो कूका आंदोलन की शुरुआत यहां पर करते हैं, ये आपके कौन करते हैं, सेन साहब, ठीक है, भगत जवाहर मल करेंगे। और बाद में इनके जो एक अनुयायी हैं बालक सिंह, ठीक है, एक दल गठित करते हैं और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हजारा को अपना मुख्यालय बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, सामाजिक सुधारों की बात करते हैं, जाति अंतरजातीय विवाह पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने का काम करते हैं, मांस एवं नशीली वस्तुओं का परित्याग करना बाद में बालक सिंह द्वारा उद्देश्य बनाया जाता है, ठीक है। और बाद में बाद में अंग्रेजों की विजय के बाद पंजाब पर, तो जब सिख प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया गया, सिख सत्ता को समाप्त कर दिया गया, तो इनका एक उद्देश्य क्या बन गया, पुनः सिख राज्य को स्थापित किया जाए, ये इनका एक उद्देश्य बन गया बालक सिंह का, ठीक है। उसके बाद 1863 में जब बालक सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उनके शिष्य राम सिंह कूका, ठीक है, इनके नेतृत्व में विद्रोह जोर पकड़ेगा, ठीक है। तो कई बार क्या आता है ऑप्शन में कि राम सिंह कूका आता है कि साहब जो ये आपका कूका आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया, राम सिंह ने किया, ठीक है। तो यही इसको बाद में इनके नेतृत्व में ये आंदोलन जोर पकड़ेगा। और कूकाओं का जो पहला विद्रोह होगा राम सिंह के अधीन 1869 में फिरोजपुर में होगा, ठीक है। अभी आंदोलन चल रहा था, विद्रोह होगा राम सिंह के नेतृत्व में, इसलिए उत्तर भी क्या होता है, राम सिंह ही होता है, ठीक है। अगर कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये भगत जवाहर मल कर रहे हैं, लेकिन कूका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो ये राम सिंह ने किया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है, कि आप अभी तो ऊपर तो आपने जो है यहाँ पर भगत जवाहर मल बताया है, ठीक है। तो एक कूका आंदोलन के नेतृत्व की बात कर रहा है, लेकिन कूका विद्रोह की बात करेगा तब राम सिंह इसका उत्तर होगा, ठीक है। जब कूका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो राम सिंह ने किया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बाद में 1872 में क्या होगा कि जो राम सिंह ने गिरफ्तार करके रंगून भेज देंगे, वहां पर इनकी 85 मृत्यु हो जाती है 1885 में, ठीक है। और बाबा राम सिंह ने ही नामधारी आंदोलन चलाया था, ठीक है। नामधारी आंदोलन किसने चलाया था, बाबा राम सिंह के द्वारा ही ये नामधारी आंदोलन चलाया गया था। इसमें मद्य निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया गया था, ठीक है। अब बात करेंगे जनजातीय आंदोलन की, तो नागरिक विद्रोह थे आपके। अब इसमें बात करेंगे हम जनजातीय आंदोलनों की, ठीक है, कौन कौन से जनजातीय आंदोलन होते हैं। तो यहां पर मैं ध्यान रखना है कि जो आदिवासी थे ये वो उसको शुरू करते हैं, और आदिवासियों के लिए जनजातीय शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया वो ठक्कर बापा ने किया, ठीक है। और इन ठक्कर बापा को जनजातियों का मसीहा कहा जाता है, ठीक है। अब असल में था क्या, जनजातियों का अपना अलग कानून था, ठीक है। अब जगह बदलकर वो झूम खेती करते थे, जंगलों पर उनकी निर्भरता थी, ठीक है। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं, ठीक है। भारत पर धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, भारत के सभी क्षेत्रों को कैप्चर कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जो जनजातीय लोग हैं उनके जो कानून हैं, कृषि के तरीके हैं, उनमें क्या कर रहे हैं, अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे, ठीक है। और उनकी जमीनों को बाहरी लोगों को दे रहे थे ये लोग अंग्रेज। अब ये जो जनजातीय लोग थे ये अंग्रेजों एवं बाहरी लोगों को क्या कहते थे, दीकू कहते थे, ठीक है। तो उनके खिलाफ, अब अंग्रेजों के खिलाफ और बाहरी लोगों के खिलाफ ये जनजातीय विद्रोह शुरू होंगे। और इन दीकू लोगों में महाजन, जमींदार और ठेकेदार भी आते थे जो इनका शोषण करते थे, ठीक है। एक कारण तो आपका ये रहा कि साहब अंग्रेजों की जो राज्य विस्तार की नीति थी उसके कारण जो इनके व्यक्तिगत कानून थे, कृषि के तौर तरीके थे, उस पर प्रभाव पड़ रहा था और हस्तक्षेप कर रहे थे अंग्रेज। दूसरा कारण क्या था कि 1813 से जब यहाँ पर भारत में ईसाई मिशनरियाँ आने लगी तो स्टार्टिंग में तो उनका काम धर्म का अपने प्रचार प्रसार ही था, लेकिन बाद में क्या करने लगे, वो जनजातीय क्षेत्रों में जाने लगे, उनकी संस्कृतियों पर प्रहार करने लगे, ठीक है। और वहां पर धर्म परिवर्तन करने लगे, ठीक है। अब इसी में एक व्यक्ति होते हैं भगत सिंह, भगंत, ठीक है, आदिवासी नेता थे भगंत। कौन थे, भगत थे या भगंत थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को हिंदू धर्म के आदर्श का पालन करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। और कई आंदोलन करते हैं जनजातीय लोग, ठीक है। और पहला विद्रोह की इसमें बात करेंगे तो भील विद्रोह की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, भील विद्रोह।
तो भील विद्रोह कहाँ कहाँ होते हैं, एक महाराष्ट्र में होगा, एक राजस्थान में होगा यहाँ पर भील विद्रोह। बात करेंगे महाराष्ट्र के भील विद्रोह की इसमें, तो जो महाराष्ट्र का भील विद्रोह होता है ये 1819 में होता है, 1819 में, और नेतृत्व करता है इसमें सरदार दशरथ सिंह है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में खान देश पर क्या होता है, अंग्रेज क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं 1818 में। ठीक है, और भील क्या करते हैं, अंग्रेज से लड़ाई लड़ते हैं। अब वहाँ पर क्या था, कृषि संबंधी अब नई सरकार का भय। ठीक है, कृषि संबंधी कर यानी कि जो इनकी भू व्यवस्था है उसका एक डर था जनजातियों में, और जो ये नई सरकार थी, अंग्रेजी सरकार थी, इसका भी इनको डर था। तो 19 में ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर विद्रोह करते हैं। कौन, महाराष्ट्र के भील। ठीक है, नेतृत्व कौन कर रहा है इनका, सरदार दशरथ इनका नेतृत्व कर रहे हैं। और बाद में 1822 में आगे चलकर इसमें एक व्यक्ति आएंगे, हीरिया। हीरिया नाम के व्यक्ति के द्वारा इन भीलों का नेतृत्व किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बीच में इसमें सेवरम आते हैं और भागोजी काजल सिंह नामक नेता भी इनमें आते हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर भीलों का दमन कर दिया जाता है। खासतौर पर मराठों का इसमें सहयोग, अंग्रेजों को समर्थन होता है, उनके सहयोग से जो महाराष्ट्र का भील विद्रोह है इसको दबा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको देख लीजिएगा। 22 में ये हीरिया ने किया है, 25 में सेवरम ने किया, 57 में भागोजी और काजल सिंह नामक व्यक्ति कर रहे हैं। बाद में कठोरता से इनका दमन कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अंग्रेजों को मराठों का समर्थन भी प्राप्त था। अब बात करेंगे राजस्थान के भील विद्रोह की। ठीक है, तो मेवाड़ में क्या है, भील भोलाई एवं रखवाली लंबे समय से वसूल करते आ रहे थे। मेवाड़ के जो भील थे, भोलाई एवं रखवाली, यहां पर इसका वसूल कर रहे थे लोग, वसूली कर रहे थे भोलाई एवं रखवाली की। कौन, मेवाड़ के भील। ठीक है, और अपने आक्रमणों से इस इलाके के जो ग्रामीण लोग थे, यात्री थे, उनको ये लोग क्या करते थे, रक्षा करते थे। ठीक है, उसके लिए ये वसूलते थे, भोलाई एवं रखवाली नामक कर वसूलते थे। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं दौलत सिंह, और ये जो भोलाई का अधिकार है और रखवाली का जो ये कर ले रहे थे, कर्नल रीड की सलाह पर जो मेवाड़ के शासक हैं इस अधिकार को समाप्त कर देते हैं, भोलाई का जो अधिकार था। ठीक है, और लकड़ी काटने, महुआ के फूल एकत्र करने पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, और तिसाला नामक एक नया भूमि कर लगा दिया गया। कौन सा, तिसाला नामक एक नया कर लगा दिया गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, एक साहूकारों का आगमन होगा। अब भैया जनजातियों में पैसा तो होता नहीं था, अब उनको उधार लेना पड़ता था साहूकारों से। भीलों में एक डाकन प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है, अब डाकन प्रथा क्या थी, कुछ औरतों को डाकन या जादूगरनी समझ लेते थे और बाद में उनको भयंकर यातनाएं दी जाती थी। सती प्रथा का भी यहाँ बोलबाला था। ठीक है, इन कुरीतियों को समाप्त करने का अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रयत्न किया गया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें यहाँ पर है। अगला इसमें क्या कॉमन है कि आदिवासी समाज में साहूकारी व्यवस्था का शोषण एवं अन्य हो रहे बदलावों से प्रेरित होकर लोग क्या करते हैं, 21 में विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, जो इनकी सामाजिक कुरीतियां हैं उसमें इनको खत्म करने का प्रयास करती है अंग्रेजी सरकार, और मेवाड़ के शासक द्वारा यहाँ पर तिसाला नामक एक नया भूमि कर लगा दिया जाता है। ये सब कारण इसमें रहे हैं। अब बात करेंगे संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो ये आपका होगा 1855 से 1856 तक होता है आपका। इसमें सीटू और कान्हू जो है प्रमुख नेता हैं। सीटू और कान्हू प्रमुख नेता थे संथाल विद्रोह के। और जो इसका क्षेत्र था ये दामन ए कोह, दामन ए कोह के नाम से प्रसिद्ध है। बिहार में जगह थी वहां पर, ये वहां पर संथाल विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो दामन ए कोह बिहार में है, ये भागलपुर वाला से लेकर राजमहल तक का लगा था। ठीक है, कहां तक का, भागलपुर से लेकर राजमहल तक का जो भूभाग था ये संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। यहां पर संथाल लोग रहते थे भागलपुर से लेकर राजमहल तक के क्षेत्र में। अब 1793 में क्या होता है, स्थायी बंदोबस्त होता है।
इनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं। ठीक है, अब संथाल लोगों ने क्या किया, भूमि कर अधिकारियों के दुर्व्यवहार, पुलिस का दमन, जमींदारों साहूकारों की वसूली से क्या कर दिया, परेशान हो गए लोग। इन्होंने क्या कर दिया, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है संथाल विद्रोह का नेतृत्व तो कौन कर रहे हैं, सीटू और कान्हू कर रहे होते हैं। और 55-56 में 1855-56 में ये विद्रोह होता है। दामन को बिहार का क्षेत्र है, भागलपुर से लेकर राजमहल तक का जो ये क्षेत्र था यहाँ तक का इसमें। ठीक है, बाद में क्या करते हैं ये लोग, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाक ढूंढने वाली गाड़ी में आग लगा देते हैं, इस तरह से उपद्रव करते हैं। और बाद में ये जो कानू है इसमें और जो सीटू हैं मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका था संथाल विद्रोह। अगला आएगा आपका मुंडा विद्रोह या उलुग खानी विद्रोह। कौन सा, मुंडा या उलुग खानी विद्रोह। ये लगभग आपका 1895 से 1901 तक चलेगा आपका। ठीक है, कौन सा विद्रोह, मुंडा विद्रोह या उलुग खानी विद्रोह। क्षेत्र इसका छोटा नागपुर का क्षेत्र था, ये भी बिहार का है इस समय का। और यहाँ पर नेता हैं बिरसा मुंडा। कौन है, बिरसा मुंडा। ठीक है, और इनमें क्या था, यहाँ पर सामूहिक खेती ये लोग करते थे, इसे खूंट कट्टी। ठीक है, ये जो मुंडा लोग थे सामूहिक खेती करते थे। इस सामूहिक खेती को क्या कहते थे लोग, खूंट कट्टी, क्या कहते थे, खूंट कट्टी कहते थे। ठीक है, अब जो इनकी सामूहिक खेती की परंपरा थी, इसमें हस्तक्षेप करने लगते हैं जो जमींदार हैं, ठेकेदार हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया। बाद में तो उसको उलुग खानी या महाविद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, बाद में जो ये आपके बिरसा मुंडा है, इन नेतृत्व करते हैं इस मुंडा विद्रोह का, और इन्होंने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर लिया था। ठीक है, और जो इन्होंने अपने समर्थकों से क्या कहा कि सिंह बोंगा की पूजा करने की सलाह दी। ठीक है, ये यहां पर था। और ये भी ध्यान रखना है, इस मुंडा विद्रोह में जो मुंडा महिलाएं थी उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, बाद में से बहुत छोटे छोटे बीच में चलते रहते हैं आंदोलन, और अंतोगत्वा 1901 में मुंडा विद्रोह भी आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका कोल विद्रोह। ठीक है, तो कोल विद्रोह 2 चरणों में होता है। पहला होगा 1829 से आपका 1839 तक होता है, इसमें इसका पहला चरण है। दूसरा 1844 से लेकर 1848 तक आपका ये 2 चरणों में होता है कोल विद्रोह। ठीक है, इसका जो नेतृत्व कर रहे होते हैं आपका बुद्धो भगत व गंगा नारायण नामक 2 व्यक्ति इस कोल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे होते हैं। और क्षेत्र इसका भी क्या है, छोटा नागपुर का क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ पर मुंडा, ओराव, हो, महाली, मुंडा, ओराव, हो, महाली नामक जो जनजातियां थी वो निवास कर रही थी। और इन्हें मैदानी लोग कोल कहते थे। ये सब कौन सी जनजातियां आती हैं, कोल में आती थी। ठीक है, जो मैदान में रह रहे लोग थे वो इन्हें कोल कहते थे। किनको, ओराव, मुंडा, हो, महाली जनजातियों को। ठीक है, अब क्या होता है 1822 में ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, यहाँ पर जो चावल से लोग शराब बनाते थे उसके उत्पादन पर क्या कर दिया, कर लगा दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, लेकिन इनका ये बेचते नहीं थे, अपने उपयोग के लिए बनाते थे, लेकिन फिर भी कर लगा दिया। दूसरा कारण इसमें भू व्यवस्था है इनकी, अंग्रेजों की, ये भी बड़ा कारण रही कोल विद्रोह के उसमें। ठीक है, अब भू राजस्व व्यवस्था थी, तो जो उनकी एक परंपरागत व्यवस्था चल रही थी कृषि की, उसमें क्या हस्तक्षेप करने लग गए अंग्रेज। ठीक है, इनकी जमीनें मुस्लिमों को दे दी गई, सिखों को दे दी जाती हैं। ठीक है, इसलिए भी क्या करते हैं ये 1831 में विद्रोह कर देते हैं। किसके नेतृत्व में, बुद्धो भगत के नेतृत्व में। ठीक है, तो इस तरीके से बाद में गंगा नारायण आते हैं इसमें 1832 में, वो इसका नेतृत्व करते हैं। इस तरह 2 चरणों में चलता है और 1848 में ये कोल विद्रोह भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक आता है आपका खासी विद्रोह। 1828 से लेकर चलेगा ये 1833 तक आपका चलता है खासी विद्रोह। ठीक है, क्षेत्र कहाँ है आपका, ये मेघालय। नेतृत्व करता है इसके तीरथ सिंह है। ठीक है, तो
जो बंगाल का पूरब में है जयंतिया और गारो की पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर एक खासी लोग निवास करते थे। ठीक है, तो गारो और पहाड़ियाँ, ठीक है, जयंतिया और गारो की जो पहाड़ियों के बीच में यहाँ पर निवास करते थे ये आपके कौन, खासी लोग। और यहाँ क्या होता है, ब्रह्मपुत्र घाटी का क्षेत्र था, वहाँ पर अंग्रेज क्या करते थे, अधिकार कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र पर। ठीक है, और वहाँ पर सिलहट को जोड़ने में एक सड़क की योजना बनती है। ठीक है, तो अब क्या था, जनजातीय क्षेत्रों में सड़क बनाने के लिए यहाँ पर जो इनके नेता होते हैं खासी लोगों के, उनसे वार्ता कर रहे होते हैं अंग्रेज, लेकिन बात नहीं बन पाती है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही होती हैं। तो ये आपका खासी विद्रोह नेतृत्व करता है इसके तीरथ सिंह, क्षेत्र मेघालय। ठीक है, बाकी तो कहानी चलते रहेंगे, हमारे काम का इसमें जितना है। इसमें जो अगला विद्रोह है खौड़ एवं सवार विद्रोह। कौन से, खौड़ एवं सवार विद्रोह। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र था इसका उड़ीसा था, और नेतृत्व कर रहे होते हैं पर चक्र बिश्नोई नामक व्यक्ति कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या था इन लोगों में, इनके क्षेत्रों में बाहर से आकर लोग बसने लगे। ठीक है, और इन जो एक खौड़ जनजाति थी, इनमें नरबली प्रथा, ठीक है, इनमें क्या है, एक नरबली प्रथा थी, उसको क्या बोलते थे लोग, मोरिया। नरबली प्रथा को मोरिया कहते थे, वो एक प्रथा थी इनके वहाँ। तो इसमें क्या होता था कि मनुष्यों की बलि देते थे ये लोग, क्या करते थे, मनुष्यों की बलि देते थे। अब अंग्रेजों ने इनकी इस कुप्रथाओं को भी बंद करवा दिया। ठीक है, उड़ीसा का निकटवर्ती क्षेत्र था खौड़माल, वहीं पर के जो वहाँ के जनजाति लोग थे उनको खौड़ कहते थे। परलिया खेमदी के निवासी सवार कहा जाते थे। ठीक है, परलिया खेमदी के निवासी सवार कहे जाते थे। ठीक है, तो वही बताया मैंने आपको, बाहर से आकर इनके क्षेत्रों में लोग निवास करने लगे, इससे भी लोग नाराज थे। अब इनको ये डर था कि अंग्रेज उनकी जमीन जब्त कर लेंगे, लेकिन क्या था, खौड़ों में प्रचलित जो नरबली प्रथा थी मोरिया, उसको रोकने का अंग्रेजों ने प्रयास किया। ठीक है, इसलिए ये विद्रोह फूट पड़ता है। ठीक है, 1856 के बाद चक्र बिश्नोई, 55 के बाद चक्र बिश्नोई नामक व्यक्ति को जानकारी नहीं मिलती है, और 1856 में राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में सवार आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। बाद में इनको भी फांसी दे दी जाती है। ठीक है, अगला विद्रोह रंपा विद्रोह। ठीक है, 1879 में आपका रंपा विद्रोह होता है, और राजू रंपा इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। क्षेत्र इसका आंध्र प्रदेश का था। क्यों हो रहा था, जागीरदारों के भ्रष्टाचार और नए जंगल कानूनों के खिलाफ क्या विद्रोह चल रहा था पर। ठीक है, इसलिए आपका ये रंपा विद्रोह हो रहा होता है। अगला है आपका रामोसी विद्रोह। ठीक है, ये 3 चरणों में होता है आपका रामोसी विद्रोह। पहला होगा आपका 1822 में, फिर होगा 1825 से 26 के बीच में होगा, और तीसरा चरण इसमें आएगा 1839 से लेकर 41 के बीच में। ये 3 चरणों में चलता है आपका रामोसी विद्रोह। ठीक है, ये पश्चिम घाट में चल रहा होता है। पश्चिम घाट आपका महाराष्ट्र में है। ये पश्चिम घाट के कौन सा इलाका, महाराष्ट्र वाले इलाके में ये चल रहा होता है आपका। और यहाँ पर रामोसी विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे होंगे ये चित्तर सिंह नामक व्यक्ति हैं एक, और एक नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर। ठीक है, चित्तर सिंह और दत्तात्रेय पेतकर नामक व्यक्ति इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक आदिम जाति थी, और जो अंग्रेजी शासन की पद्धति थी उससे लोग नाराज थे। ठीक है, और जो ये सतारा के आसपास का क्षेत्र था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लूट करते थे लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर ये रामोसी विद्रोह चल रहा होता है। ठीक है, तो जो नेतृत्व करता है वो चित्तर सिंह एवं नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर थे। ठीक है, बाद में सतारा पर भी लोग कब्जा कर लेते हैं, इनके जो मराठों का राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, मराठा साम्राज्य की राजधानी थी सतारा, वहाँ पर भी कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरीके से बाद में इन लोगों का दमन कर देते हैं अंग्रेज। अगला है कुकी आंदोलन। कुका पंजाब में, कुकी होगा आपका मणिपुर में, 1826 में होगा। कौन सा, मणिपुर त्रिपुरा के बीच का इलाका है, लेकिन मणिपुर इसका मेन क्षेत्र है। वहीं पर उसाई के पहाड़ी में, उसाई का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर आपका एक कुकी आंदोलन हो रहा होता है। ठीक है, तो ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध करते हैं लोग वहां पर अपने पास। ठीक है, और कुकियों ने जो कुकियों के हमले से क्या होता है, इस क्षेत्र में आतंक छा गया था, जो मणिपुर और त्रिपुरा के बीच का क्षेत्र था। ठीक है, बाद में 1850 में क्या होता है, कुकी मुखियाओं ने
अंग्रेजों की उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो कुकी कहाँ होगा आपका 1826 में, उसाई का पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पर मणिपुर में वहाँ होता है। ठीक है, फिर आएगा आपका चुवार विद्रोह या भूमिन विद्रोह 1766 में होगा। जगन्नाथ नामक व्यक्ति इस चुवार विद्रोह या भूमिन विद्रोह का नेतृत्व कर रहे होते हैं। क्षेत्र होगा इसका मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल। ठीक है, लगभग 30 वर्ष तक ये आपका चुवार या भूमिन विद्रोह चलता है, बाद में अपने आप ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, कारण क्या था, यहां पर कंपनी को कर न देने के खिलाफ यह आंदोलन चल रहा होता है, चुवार विद्रोह। फिर इसमें आपका एक आता है हो विद्रोह। कौन सा? हो विद्रोह। ठीक है, और ये आपका हो विद्रोह होता है आपका 1820 से 22 तक चलता है आपका। ठीक है, इस जो हो विद्रोह था ये भी छोटा नागपुर में होता है। बढ़े हुए भूमि कर के कारण कहते हैं जमींदार और अंग्रेज, जमींदार एवं अंग्रेजों के विरुद्ध ये लोग थे आपके हो जनजाति। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में जो हो जनजाति इन्होंने विद्रोह किया था। इसमें एक आता है आपका गडकरी विद्रोह, ये 1844 में होता है, महाराष्ट्र में होता है गडकरी विद्रोह। ठीक है, फिर आपका पोलीगारों का विद्रोह आएगा, किनका? पोलीगारों का। ठीक है, तो पोलीगार ये 1799 में होता है। यहाँ पर वीर पी कट्टावामन जो है यहाँ पर नेतृत्व करते हैं। ये जो क्षेत्र था तमिलनाडु का इलाका था, वहाँ पर ये विद्रोह चल रहा होता है। ठीक है, बाद में इनके नेताओं को मार दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा और इस विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये आपका इसमें विद्रोह भी आपका समाप्त हो गया है। तो इसमें ये आपके जनजातीय और नागरिक विद्रोह थे आपके, जिनको हमने देखा भी है। ठीक है, इसमें आप कुछ चीज नोट कर लीजिएगा। आपके कुछ प्रमुख अकाल आयोग हैं। कौन से? प्रमुख अकाल आयोग। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपका पहला इसमें बनेगा 1861 में एक अकाल आयोग बनता है, 1860-61 में। सबसे पहले इसमें कमेटी बनेगी स्मिथ। स्मिथ समिति बनती, पहला अकाल आयोग। दूसरा 1866-67 में बनेगा कैंप बेल आयोग। तीसरा इसमें आएगा 1878 से लेकर 80 तक आपका स्ट्रेची कमीशन था, स्ट्रेची आयोग था इसमें आपका एक। ठीक है, और अगला आपका इसमें आएगा 1897 में लॉयल कमीशन बनता है, अकाल के लिए बनेगा आपका ये लॉयल कमीशन। ठीक है, फिर 1900 में बनता है आपका मैकडोनाल्ड कमीशन, मैकडोनाल्ड कमीशन बनेगा नेक्स्ट इसमें 1900 में। फिर आपका 1945 में कमीशन बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग जॉन वुडहेड आयोग। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। स्मिथ समिति, कैंपबेल, स्ट्रेची, लॉयल कमीशन, मैकडोनाल्ड कमीशन और जॉन वुडहेड आयोग, ये अकाल आयोग थे, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कमीशन रहते हैं, कई बार पेपर में पूछ लेता है कि ये कमीशन कब बने या फिर इन आयोगों का संबंध किससे है। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, और कुछ पत्र पत्रिकाएं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, जिनमें जैसे बंगाल गजट, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। तो अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, इसमें भारत में जन जागरण के आंदोलन चलेंगे इसमें। ठीक है, जन जागरण के आंदोलन। ठीक है, जिसमें राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया आंदोलन। ठीक है, इसमें आपका प्रार्थना समाज, ठीक है, इस तरीके से आपके बहुत से इसमें हम लोग समाज देखेंगे। और इस तरीके से हम आर्य समाज हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गई, रामकृष्ण मिशन हो गया, रामकृष्ण परमहंस मिशन हो गया, तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए फिर।